जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल दी राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मणिपुर और कश्मीर किस तरीके से भारतीय संघ में शामिल हुए थे। पिछले वीडियो हम ये समझ चुके थे कि जूनागढ़ और हैदराबाद किस प्रकार से भारतीय संघ में शामिल हुए, और इस वीडियो में समझेंगे मणिपुर और कश्मीर के मामले को लेकर। पहले समझते हैं मणिपुर है क्या। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। पूर्वोत्तर जहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा ये मिलेंगे, उन्हीं राज्यों में से एक राज्य है मणिपुर। मणिपुर के राजा जो थे उनका नाम था बौद्ध चंद्र सिंह। क्या नाम था दोस्तों? बौद्ध चंद्र सिंह मणिपुर के राजा का नाम था। मणिपुर के राजा चाहते थे कि हम भारतीय संघ में शामिल हो जाएं ताकि हमारी आंतरिक स्वायत्तता बनी रहे। उस समय पटेल जी ने यह कहा था कि आपकी विदेशी नीति, आपकी संचार नीति और आपकी सैन्य सुरक्षा जो है वो हम करेंगे और आप कैसे शामिल हो जाए, हमारे भारतीय संघ में शामिल हो जाए। तो राजा जो थे वो मान गए थे, लेकिन कुछ जनताओं के कारण और कुछ छोटे मोटे नेताओं के दबाव के कारण वहां पर निर्वाचन की मांग उठी और मणिपुर के अंदर निर्वाचन करवाया गया। जब मणिपुर के अंदर निर्वाचन हुआ तो मणिपुर भारत का वह पहला राज्य बना जहां सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार हुआ। जब सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार हुआ तो उस समय जून 1948 में ज़्यादातर जो लोगों का झुकाव था वो भारत के पक्ष में था और इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। और इस प्रकार मणिपुर भारत का एक हिस्सा बना जून 1948 में। अब समझते हैं कश्मीर वाला मामला। कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था दोस्तों? कश्मीर के राजा का नाम था हरि सिंह। और कश्मीर के राजा चाहते थे कि कश्मीर को एक अलग ही क्या रखा जाए, स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिले। ये मैंने छोटा सा मैप बना दिया है कि भारत के ऊपर हिस्से में कश्मीर। इन्होंने कहा कि कश्मीर को हम अलग रहना चाहते हैं। जैसे ये बात इधर के पाकिस्तानियों को पता चली, ये जो कौन सा देश है दोस्तों? पाकिस्तान। इनको पता चला ये इंडिया अपना प्यारा सा। जैसे पाकिस्तानी को पता चला कि यहाँ पर ये अलग होने की मांग कर रहे हैं तो यहाँ से इन्होंने इस रास्ते के जरिए इन्होंने काबलियों को भेज दिया और इन काबलियों के हाथों में गोला बारूद बम लेके भेज दिया और यहाँ की जनता को भड़काने काम किया इन्होंने। जब जनता भड़क गई तो सभी ने मिलकर अचानक से आक्रमण कर दिया। किसके घर पे? राजा हरि सिंह के महल पे हमला कर दिया। तो उस समय राजा हरि सिंह भाग के भारत आए और उन्होंने अपने कश्मीर राज्य को बचाव के लिए मांग की कि हमारे कश्मीर राज्य को बचाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जब आपको हमने कहा था कि आप भारतीय संघ में शामिल हो जाओ, आपने मना कर दिया, तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तब उन्हें एक प्रस्ताव रखा जाता है कि आप हमारे सहमति विलेय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो तो हम आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो उस समय हरि सिंह भी कहते हैं ठीक है, हम आपके सहमति विलेय पत्र साइन कर देंगे, लेकिन मेरी भी कुछ छोटी शर्तें हैं। और उन्हें कुछ शर्त ये रख दी। धारा 370 का जो आपको मालूम होगा बहुत ज़्यादा चर्चित है। उन्होंने ये कहा कि मैं कश्मीर के लोगों के लिए कुछ विशेष अधिकार चाहता हूँ। कश्मीर का एक संविधान होगा, कश्मीर का अलग झंडा होगा, कश्मीर के लोग नीचे शादी कर सकते हैं, कश्मीर लोग घूम सकते हैं, लेकिन भारत के लोग वहाँ कश्मीर जाके जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे प्रावधानों की कश्मीर ने क्या की, मांग की। तब हमारे पास समय बहुत ज़्यादा कम था क्योंकि पाकिस्तानी सेना बहुत ज़्यादा घुस चुकी थी। तब भारत के नेहरू जी ने धारा 370 की मांग पूरी कर दी और उसके बाद इसे सहमति 26 अक्टूबर 1947 में भारतीय संघ के अंदर शामिल कर लिया। किसको? कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत। जैसे ही भारत पहुंचा तो उस समय हुआ क्या था, उस समय भारत के ब्रिगेडियर थे वो ब्रिगेडियर उस्मानी थे। कौन से दोस्तों? ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे पहले बलूचिस्तान में काम करते थे, विभाजन के बाद वो हिंदुस्तान में आ गए। यहाँ पे नौशहरा का पहाड़ी है, यहाँ पर वो पहुँचे और ब्रिगेडियर उस्मानी तथा उनकी पूरी टीम पहुँची और वहाँ पे बहुत ही बमबारी लड़ाई हुई, बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। और इस लड़ाई के अंदर ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे हमारे, उनके छाती पर एक बम आ गिरा और उनके चिरचिरे उड़ गए। तो इस लड़ाई के बाद जैसे लड़ाई खत्म हुआ तो भारत लगभग आधे ज़्यादा युद्ध जीत चुका था। और इस बीच में यूएनओ की इंटरफेयर हो जाती है और यूएनओ ये कहता है कि जिस एरिया में पाकिस्तानी सेना है वो पाकिस्तान में रुक जाए और जिस एरिया में इंडियन आर्मी है वो वहाँ रुक जाए। तो जब वो रुके तो कुछ इस प्रकार से लाइन बनते हुए दिखाई दिया। ये जो लाइन देख रहे हो दोस्तों, ये मैं ज़्यादा डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले। इस पूरे एरिया को पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से भरी हुई थी और इधर इंडियन आर्मी पहुंच चुकी थी जो ब्रिगेडियर उस्मानी और उसके बहुत सारे सहायक थे। तो जब ये आए तो इतना दूर पे कब्जा कर चुके थे कौन? पाकिस्तानी। तो यूएनओ ने कहा जो जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी हिस्सा पाकिस्तान का, जहाँ भारत हो हिस्सा किसका? भारत का हो जाएगा। और उसके बाद ये पूरा हिस्सा आज तक किसका है दोस्तों? ये पाकिस्तान का बना हुआ है, जिसे हम POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा करते हैं। 2019 में पहली बार देश के अंदर फुल बहुमत की सरकार आई थी मोदी जी की, और मोदी जी ने क्या करा, धारा 370 को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। धारा 370 समाप्त किया गया था, मतलब धारा 370 खत्म नहीं किया, धारा 370 के जितने विशेष अधिकार हैं उनको खत्म कर दिया। अगर क्योंकि धारा 370 यही बताता है कि कश्मीर की सीमा रेखा, ये जो देख रही है
कश्मीर की सीमा रेखा किसकी है? भारत की सीमा रेखा है कौन बताती? धारा 370। लेकिन इसके अंदर जितने विशेष अधिकार थे कि झंडा होगा, संविधान होगा, इन सबको समाप्त कर दिया गया। तो मुझे पता है कि आपको अब ये समझ आ गया होगा कश्मीर को किस तरीके से भारतीय संघ में शामिल किया गया था। अब लास्ट पॉइंट समझते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग, जो आपके पेपर के मतलब एमसीक्यू को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है क्या? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। हुआ क्या था कि 1920 में, पहले थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं। 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन हुआ। क्या दोस्तों? नागपुर अधिवेशन। इस नागपुर अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के बहुत ही बड़े बड़े और दिग्गज नेता क्या थे? शामिल थे। इसके अंदर ये बात हुई थी क्या प्रांतों यानी राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करना चाहिए? तो अधिकांश तथा महात्मा गांधी तक ने भी मना कर दिया था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। और ये 1920 में प्रस्ताव को समाप्त कर दिया गया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर अब नहीं होगा और कोई इसकी दोबारा मांग ना करे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ 1900 कई सालों बाद जब देश आज़ाद हो गया तो एक नेता थे साउथ साइड के इधर इस साइड में, ये राज्य देख रहे हो दोस्तों, ये आंध्र राज्य है। यहाँ के एक नेता थे, इनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम था दोस्तों? पोट्टी श्रीरामुलु। ये नाम याद रखिएगा। यहाँ के एक दिग्गज नेता थे जिनका नाम क्या था? पोट्टी श्रीरामुलु। इन्होंने कहा कि जिस एरिया में तेलुगु भाषा बोली जाती है उसको आंध्र प्रदेश बना दो। क्या बना दो? आंध्र प्रदेश बना दो। लेकिन ये भूल चुके थे कि 1920 में नागपुर देश ने सबको मना कर दिया गया। तो उसके बावजूद भी इन्होंने बोला कि नहीं, जिस क्षेत्र में तेलुगु बोला जाता है उस क्षेत्र को हम क्या बना दो? आंध्र प्रदेश बना दो। इसके प्रस्ताव को कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानते, जो करना है कर लो। तो इन्होंने क्या करा? 56 दिन के भूख हड़ताल में बैठ गए। क्या हो गए? 56 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये 19 अक्टूबर 1952 को बैठे थे और 15 दिसंबर 1952 में यानी ठीक 56 दिन बाद इनका देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे इनकी मृत्यु होती है तो आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ तेलुगु भाषा बोलती है बहुत ही बढ़ चढ़ाई होता है, हिंसक सार्वजनिक क्षेत्रों को जलाया जाता है, रेलवे तोड़ी जाती है, गाड़ी तोड़ी जाती है, सड़कों को जाम कर दिया जाता है। और ऐसे देखते हुए लास्ट में नेहरू जी ने ये तेलुगु भाषा जहाँ बोलाती है उसे आंध्र प्रदेश की मान्यता दे दी। किसकी प्रदेश की? आंध्र प्रदेश की मान्यता दे दी। और आंध्र प्रदेश भारत का वह पहला राज्य बना जिसे भाषा के आधार पर गठन किया गया था। जैसे ही भाषा के आधार पर गठन किया गया तो बाकी अन्य राज्य मांग करने लगे कि हमें भाषा के आधार बनाओ। जैसे महाराष्ट्र महाराष्ट्र, गुजरात की मांग करने लग गया। हर एक राज्य मांग करने लगे किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। तो हुआ क्या, उस समय नेहरू ने बहुत दिक्कतों में आ गए थे, तब जाकर उन्होंने एक 1953 में, कब दोस्तों? 1953 में भाषा के आधार पे राज्य गठन को लेकर भाषा के आधार पे राज्य पुनर्गठन लेकर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष जो थे वो उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे, यानी रिटायर्ड जो थे वो न्यायाधीश थे, जिनका नाम क्या था? फजल अली। इनका पूरा नाम बहुत बड़ा है तो आप शॉर्ट फॉर्म में याद कीजिए, फजल अली। 1953 में भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। जब ये स्थापना होती है तो हर एक राज्यों में घूमते हैं और वहाँ मुख्य भाषा देखते हैं कि प्रमुख भाषा कौन सी है और उस भाषा के आधार राज्यों का गठन किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, हर जगह देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे तेलुगु, यहाँ पे तमिल, यहाँ पे कन्नड़, मलयालम, हिंदी, संस्कृत, बोडो, मैथिली, संथाली, ऐसे हर जगह जाते हैं और देखते हैं। तो उस समय जब 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, कब? 1955 में इस ये आयोग जो होती है अपनी रिपोर्ट को देती है कि देखो हमने ये रिपोर्ट बनाया है, यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है। तो जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो ठीक संसद में गया और संसद में बिल 1956 में पास हुआ। जब ये पास हुआ तो उस समय भारत के अंदर कुल 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। याद रखिएगा कि सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा कितने राज्य बनाए गए थे? तो सबसे पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं दोस्तों। वर्तमान में कितने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 9 थे, अब कितने हो गए? 8 यूनियन टेरिटरी हो गए और 28 क्या हो गए? स्टेट्स हो गए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से जाके पूरा वीडियो देखें ताकि आपको समझ आए और आप स्क्रीनशॉट लें और नोट्स जरूर करें दोस्तों, कि नोट्स करोगे फाइनल में यही काम आएगा। अगर नोट्स नहीं करोगे दिक्कतें आएंगी। जय हिंद, जय भारत।